हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ तैयारी करते हैं एक और नई वीडियो में। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स बता रहा है, बट थोड़ा सा डाउन है। यार सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना भूल जाते हैं आप, ये जो गलत बात है, क्योंकि हम सब आप सभी के लिए लगे हुए हैं रात दिन। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 10 तक हमने सारे कवर कर लिए हैं। प्लीज अपने प्लेलिस्ट में जाकर सारे सवाल कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम इस सवाल को समझते हैं डिटेल से। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए करना बहुत ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी बात है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि, तो पहला ही पॉइंट हमें मिल गया कि हमें कोई भी जो चीज दे रही है इसमें हमें प्रूफ करनी है। ये बात हमारी ऑलरेडी क्लियर हो गई है कि किसी समतल पर स्थित बिंदु के समतल में, यानी कि समतल है यानी कि धरातल है, पर जो स्थित है बिंदु के समुच्चय में आर जो है पी क्यू इस प्रकार है, इसे कहते हैं सच दैट, यानी कि इस प्रकार किसी पी की मूल बिंदु से जो दूरी है, कोमा लगा हुआ है, फिर कह रहा बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, प्रदत्त फलन संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो ये क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हुआ, अभी यहां तक, ये यानी कि यहां से चालू हुआ है क्वेश्चन एक, यहां तक कंप्लीट हुआ। पहले आपको इसको हल करना होगा, तब आगे फिर एक कंडीशन है कि और कहिए कि पुनः सिद्ध कीजिए, यानी कि पुनः फिर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो उम्मीद है अब इतने बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू से पढ़ते। देखिए इसने कहा बिंदु जो है ना P की मूल बिंदु से दूरी, देखिए मान लेते हैं मूल बिंदु, अरे इसका मूल बिंदु मान लेता हूं मैं 0,0, सही है। तो अगर हम मूल बिंदु से दूरी मान लेते हैं, कुछ दूरी पर हमारा ये P बिंदु स्थित है। अगर हम मूल बिंदु से जो दूरी है वही बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी पर समान है, यानी कि इसकी दूरी और प्लस मान लेते हैं एक और Q, एक बिंदु मान लेता हूं जो मैंने मान लिया ये Q, और ये भी क्या है, ये इतनी ही दूरी पर स्थित है। इसका मूल बिंदु मान लेते हैं O, जिसके केंद्र है 0,0। केंद्र क्या 0,0, यानी कि मूल बिंदु 0,0 बिंदु O पर, O से P जो है और O से Q जो है, इनके बीच की जो दूरी है वो इक्वल है। चाहे आप OP कहो या PO कहो, OQ कहो या QO कहो, ये जो बिंदु है P और Q बिंदु O से यानी कि मूल बिंदु से जो दूर है वो समान है। इसमें इन्होंने बोला है यही कि किसी बिंदु यानी कि P की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि P की मूल बिंदु से जो दूरी है, कोमा बिंदु Q की मूल बिंदु से, बिंदु Q की जो है मूल बिंदु से वो क्या है, समान दूरी पर है। और ये फिर हमें ये सिद्ध करना कि एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब डिटेल से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध में क्या करते हैं, हम निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट स्वतुल्यता, फिर निकालते हैं सममित, फिर निकालते हैं संक्रामक, यानी कि तीनों पॉइंट निकालते हैं। और ये तीनों अगर हम सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो हम यह कह सकते हैं यह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले अगर हमें इसमें रिलेशन दिया क्या है उसको मैं लिख लेता हूं। इनने जो P और Q बिंदु दिए हैं वो इस प्रकार दिए हैं कि जो OP है, यानी OP और OQ एक दूसरे क्या है, समान दूरी पर हैं, यानी कि OP बराबर जो है OQ आपस में क्या है, समान दूरी पर हैं। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि रिलेशन कैसा है, ये वाला रिलेशन इसमें दिया है। अब इसे ही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, स्वतुल्य। तो चलिए स्वतुल्य निकाल लेते हैं, स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता का अगर मैं बात करूं तो स्वतुल्य में क्या करते हैं भाई, अगर मैं P, P लूं, P, Q और रिलेशन में इस प्रकार हो, कैसे, यानी कि इस प्रकार कैसे होगा,
भाई अगर मैं पी के हूं पी ओ, यानी कि आप कह सकते हैं भाई ओ पी, कह सकते हो ओ पी, या कह सकते हो ओ पी या पी ओ, यानी कि बरा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यानी कि आप ओपी कहो या पीओ कहो, आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे। तो बस यही तो करा ओपी और ओ क्यू, यानी कि अगर दो बिंदु होंगे तो वे दूरी पर समान होंगे। तो हमने दो बिंदु ले लिए, मान लेते हैं पी है और ये क्यू है। तो आप खुद बताइए ये इसके इक्वल है नहीं है। भाई आप इसे P के स्थान पर OP और इस Q के स्थान पर PA यानी कि OP आपस में क्या है, बराबर है। और यही हमें सिद्ध करने को बोला था, तो ये हमें सिद्ध हो गया। और यही हमें फिर क्या लिखना है, हमें यही लिखना है माय डियर स्टूडेंट कि अतः यह स्वतुल्यता स्वतुल्यता संबंध है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सममित का। तो चलिए सममित भी चेक कर लेते हैं सममित के लिए। और सममित में क्या होगा, सममित में होता है जैसे दो पॉइंट लोगे तो उसका क्या करेंगे, यानी कि यहां लिख सकते हो यदि P और Q रिलेशन में इस प्रकार हो, कैसे, ये माय डियर स्टूडेंट कैसे हो, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ओ पी बराबर ओ क्यू, आपस में बराबर हो सकते हैं क्योंकि ओ पी बराबर होंगे ओ क्यू, आपस में बराबर होंगे। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मैं क्यू और पी लूं, अगर मैं इसमें ये लूं, देखिए ये अगर मैं इस तरीके से लूं तो बताइए क्या होगा। भाई आप कहेंगे सर आप लिख सकते हो ओ क्यू बराबर लिख सकते हो ओ पी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब चाहे आप ये वाली बात कहो ये वाली बात कहो, रिलेशन बिल्कुल इक्वल निकल रहा है, वही कि ओ पी बराबर ओ क्यू, यही वाला रिलेशन निकल रहा है। चाहे आप ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, तो प्रत्येक कंडीशन में हमें सेटिस्फाई मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सम्मित हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह सम्मित, क्या, सम्मित संबंध है। तो चलिए ये वाला भी बात हमने सिद्ध कर ली, सम्मित संबंध है। अब बात चलती है अगला। अगला पॉइंट क्या होता है हमारा, माय डियर स्टूडेंट, संक्रामक। क्या होता है, संक्रामक, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक क्या होते हैं, मान लेते हैं संक्रामक, देखिए 3 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो हमारे पास हैं P और Q, तो तीसरा पॉइंट भी हम मान लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कितनी लाइन खींच लो, अगर मान लूं मैं PQ, अगर ये पॉइंट मैं R मान लूं, तो देखिए OP OQ और OR आपस में क्या है, समान दूरी पर हैं, क्योंकि जो दूरी ये वाली है वही दूरी ये है और वही दूरी हमारी ये है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये दो तीनों समान है, तो हमारा संक्रामक हो जाएगा। अब लिखना कैसे है वो चेक कर लेते हैं। अगर मैं पी क्यू करूं और रिलेशन इस प्रकार है कि आपका ओ पी बराबर ओ क्यू, आपस में बराबर है। अगर मैं बात करूं सॉरी क्यू की, के और पी की, तो यानी कि सॉरी तीसरा पॉइंट क्या हमारा, आर, क्योंकि हमने पी क्यू लिया, अब लेंगे क्यू आर। तो लिखेंगे यहां रिलेशन में इस प्रकार है कि यहां आप लिखेंगे, देखिए ये ओ, ये हमारा क्या है क्यू, तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर, ये क्या है आर, ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों आर। तो आपने देखा ओ पी ओ क्यू ओ आर, यानी कि ये इसके बराबर है तो इसके बराबर ये है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं यानी कि P कोमा आर भी रिलेशन में इस प्रकार होंगे, क्या होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं ओ आर बराबर ओ पी बराबर ओ आर, और ये तीनों क्या हुए, आपस में बराबर हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है। तो लिख दूं, तो लिखूंगा अतः यह आपका संक्रामक संबंध है।
तो जब हमने ये तीनों सिद्ध कर दिए, सहतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि अतः जो हमारा हमें संबंध दिया हुआ एक तुल्यता संबंध है। तो हाँ, आप यहां लिख सकते हो अतः आर एक तुल्यता। तुल्यता क्या है? संबंध है। तो ये इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन यहां तक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो बात समझ में आई। अब देखिए इसको मैं रफ करता हूं, फिर उसके बाद जो आगे क्वेश्चन बोला है पुनः सिद्ध कीजिए, तो अब यहां से आगे का बनता है। तो चलिए मैं इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये तो हमने रफ कर दिया है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु है P नॉट इक्वल 0,0, यानी कि जो P के पॉइंट है वो 0,0 नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। कहने का मतलब है आपको देखिए एक वृत्त बनाना होगा। ये जो कह रहा है उसकी बात मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं मूल, ये सेंटर है यानी कि केंद्र है। अब केंद्र मान लेता हूं मैं, क्या है, O है। क्या है प्यारे बच्चों? O है। अब इससे समान दूरी पर मान लेते हैं मैंने एक रेखा खींची, ये एक रेखा खींची बिंदु O से लेकर P तक। किस तक? P तक। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, यानी कि इसको एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, यानी कि इसका जो P का केंद्र है वो किस पर है? मूल बिंदु पर स्थित है। अब इसका मतलब तो हुआ यदि मैं मान लूं OP बराबर एक नियतांक मान लूं, यानी कि फिक्स मान लूं। अगर आप इस तरीके से इसको अलग अलग पॉइंटों से मिलाओगे, यानी कि मान लो SP, T या कुछ भी नाम दे दूं, तो n एक बिंदु से मिलकर क्या होगा, एक वृत्त की क्या होगी, रचना होगी। क्या होगी? रचना। और ये ही बोल रहा है कि ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए अगर मैं देखिए इसको अलग पॉइंट पे मिलाऊं, मान लेते हैं मैं इसको S नाम दे दूं क्योंकि ये समान दूरी पर है। मान ले मैं इसको S यहां नाम दे दूं मैं प्यारे बच्चों T, यहां दे दूं नाम T, ST, कुछ भी नाम दे दो। चलिए मान लो M दे दूं और इसको मान लो मैं N नाम दे दूं। तो मैंने अलग अलग नाम दे दिए। ये कहां से चालू हुए? मूल बिंदु से, O से। और ये यही कह रहा है कि P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर, यानी कि ये जो जितने भी बने हुए हैं, जितने भी आपको ये बिंदु दिख रहे हैं, चाहे S की बात करूं, T की, M की, N की, तो ये सारे इनका मूल बिंदु, इनका जो केंद्र है मूल बिंदु पर ही है और इसी से निर्मित हुए हैं। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, लिखेंगे यदि OP बराबर K मान लो, यानी कि OP मान लिया एक नियतांक है, और क्या करेंगे, नियतांक है, यानी कि OP बराबर K, यहां लिखेंगे नियत दूरी। क्या लिखेंगे? नियत दूरी पर अनेक, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अनेक अनेक बिंदुओं, अनेक बिंदुओं को मिलाने, यानी कि मिलाते हुए, आप लिख सकते हैं मिलाते हुए या मिलाते हैं, ऐसे लिख सकते मिलाते हैं। तो भाई हमने अलग अलग बिंदु है तो हमने अलग अलग मिलाए, और जब इस पॉइंट से इस मिलाए, इसे इसे मिलाए, इससे इसे मिलाए, इससे इसे मिलाए, इससे इसे मिलाए, तो ये क्या हुआ, एक हमारा वृत्त तैयार हो गया। अनेक, ये क्या लगा, OP बराबर के नियत दूरी पर अनेक बिंदुओं को मिलाते हैं। तो एक क्या माय डियर स्टूडेंट, एक वृत्त का निर्माण का क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं, अर्थात मैं ये बात कहूं, देखिए अगर मैं कहूं OP बराबर है OS के, OS बराबर है OT के, OT और बराबर है OM के, और बराबर है ON के, क्या है, ON के, और बराबर क्या लिख दूं मैं, एक नियतांक, तो क्या होगी, बात सही होगी, क्योंकि OP OS OT OM ON आपस में क्या है, बराबर है, नियतांक, यानी कि इनकी जो दूरी है वो समान है। तो यही हमें सिद्ध करना था। अतः आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम।
तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11वां आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक करना ना भूलें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा, फिर हमें वो क्वेश्चन लिखना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने नेक्स्ट उतार लिया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 11 कंप्लीट हो गया, अब 12 देखते हैं। ये कह रहा सिद्ध कीजिए, यानी कि ये भी सवाल हमारा प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि समस्त त्रिभुजों की जो समुच्चय है ए में, यानी कि जो सेट ए का है, वो रिलेशन इस प्रकार है कि T1 T2 इस प्रकार है कि T1 जो है T2 के समरूप है। यानी कि देखिए समरूप का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि फोटोस्टेट बिल्कुल इक्वल। और इसका निशान कैसे होता है, निशान भी मैं बता दूं, इस ऐसा होता है इस तरीके का। फिर कह रहा द्वारा परिभाषित संबंध और एक तुल्यता संबंध है। यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में करा था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये भी इसी तरीके से होने वाला है। आगे फिर कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन पहले तो यहां तक आपको सिद्ध करना होगा, अलग है। फिर उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है। वो क्या जोड़ा है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं ये भी समझेंगे। त्रिभुज T1 है और भुजा 4, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T2 पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। अर्थात हमसे ये समरूप पूछ रहा कौन कौन से हैं, T1 T2 है, T2 T3 है तथा या T1 T3 है। यानी कि किस प्रकार का रिलेशन है वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को यहां तक कवर करते हैं। तो देखिए हमें रिलेशन जो दिया हुआ है उसको हम लेते हैं। यानी कि हमें संबंध क्या दे रखा है, T1 T2 इस प्रकार दे रखा है, T1 और T2 हमें इस प्रकार दे रखा है कि T1 जो है T2 के समरूप है। अब समरूप का मतलब तो ये हुआ T1 समरूप T2, ये इसमें इसने ये बोला है। यानी कि हमने हिंदी ना लिख के इसका संकेत लिख दिया है। यानी कि ये इस तरीके जो सांप स्लाइडर से दिख रहा है आपको, क्या होगा, ये T1 T2 के समरूप होगा। तो चलिए अब ये बात कर रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध और एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, तुल्यता में तीनों संबंध चाहिए हमें, स्वतुल्यता, और क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सम्य, तथा तीसरा क्या चाहिए आपका संक्रामक। तो चलिए तीनों ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्वतुल्यता। तो पहला देखते हैं स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्वतुल्यता में अगर मैं रिलेशन की बात करूं T1 T2 में जो रिलेशन इस प्रकार है, कैसा कि T1 T1 के समरूप है। कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं जो T1 होता है वो स्वयं का स्वरूप मतलब कि समरूप होता है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ये समरूप है तो ये क्या हो गए, स्वतुल्यता हो गई। तो आप लिख सकते हैं कोई भी त्रिभुज, देखिए यहां लिख सकता हूं या आप लिख ले, चलिए लिख देता हूं मैं, नीचे लिख इसके सामने लिख देता हूं, कोई भी त्रिभुज स्वयं का, क्या स्वयं के समरूप होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः यह क्या है, स्वतुल्यता है। लिख सकते तुल्यता संबंध है, और यही हमें करना था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे क्या करते हैं, आगे आता है हमारा सम्मित। तो सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित के लिए अगर मैं सम्मित की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो सम्मित में क्या होता है भाई, अगर मैं T1 T2 को इस प्रकार अगर रिलेशन है कि T1 जो है T2 के क्या है, समरूप है। क्योंकि इन्हें बोला है T1 T2 के क्या है, समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब तो आप ये भी तो कह सकते हो T जो 2 है T2 वो T1 के क्या होगा, रिलेशन इस प्रकार निकलेगा कि T2 रिलेशन समरूप होगा T1 के। यानी कि ये जो है इसके जैसा है,
तो आप ये भी तो कह सकते हो कि T2 T1 के जैसा है। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। भाई ये इसके जैसा है तो ये इसके जैसा है, तो ये दोनों रिलेशन इक्वली तो बात कर रहे हैं भाई। ये इसके जैसा, ये इसके जैसे, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम दोनों एक जैसे हैं। तो चाहे पहले इसका नाम लो या इसका नाम लो, दोनों क्या है, इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हैं यह जो है संबंध क्या है, सममित है। तो अतः लिखेंगे, अतः यह सममित क्या है माय डियर स्टूडेंट, सममित संबंध है। तो ये आ गया इतनी बात, यानी कि सहतुल्यता हमने चेक कर ली, सम्मित चेक कर ली। अब आते हैं हम संक्रामक पे। किस पे, संक्रामक। तो चलिए संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या लेते हैं, तीन त्रिभुज लेते हैं और तीनों को चेक करते हैं। और हमें इसमें तीन त्रिभुज ऑलरेडी दे भी रखी हैं कि T1 T2 तो समरूप हैं, परंतु अगर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा T1 और आपका T2 तथा T3। तो चलिए, चाहे तो आप मान सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि T1 कोमा T2 में रिलेशन इस प्रकार के बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन इस प्रकार है कि T1 समरूप है T2 के, ये हम पहले ही ऑलरेडी प्रूफ कर चुके। अगर मैं T2 कोमा और T3 लूं और इनमें रिलेशन इस प्रकार है कि T2 रिलेशन है, ये जो समरूप है T3 के है, तो अगर मैं इसे समीकरण 1 और 2 मानूं तो आप खुद बताएं। भाई ये इसके जैसा है और इसके जैसा T3 है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ये और ये भी तो एक जैसा हुआ। तो आप कह सकते हो, नहीं कह सकते, भाई ये दोनों एक जैसे हैं। जब ये एक जैसे हैं, अगर इसके जैसा भी एक और मिल गया तो इसका मतलब ये तीनों एक जैसे हो गए। तो इसका मतलब ये पहला और तीसरा भी क्या हुआ, एक जैसा हुआ। तो वही रिलेशन हमें यहां लिखना है, यानी कि आपको क्या लिखना है, T1 कोमा T3 बिलोंग कर रहा है R में किस प्रकार के T1 समरूप है T3 के। अब ये तीनों हमने प्रूफ कर दिए, T1 T3 T2। समझ में आ गया? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आप हिंदी डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः यह संक्रामक संबंध है। अब ये तीनों चीज हमने प्रूफ कर ली। तो आप देखिए ये क्या कह रहा था, संबंध जो है और एक तुल्यता संबंध है। तो इतना लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। उम्मीद है ये बात आपको भेजे में अच्छे से घुस गई होगी। तो चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको मिटाएंगे। अब मिटाने के बाद माय डियर स्टूडेंट अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि भुजाओं यानी कि कोई भुजा है 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज की है। यानी कि देखिए भुजा कैसी है, समकोण की, और वो क्या है, त्रिभुज है। और देखिए समकोण क्या होता है, जब त्रिभुज की आंतरिक भुजाएं के कोण इक्वल हो वही आपके समकोण कहलाते हैं। सम माने समान और कोण माने एंगल, यानी कि त्रिभुज में जो 3 एंगल होती हैं उनके अंदर का जो कोण होता है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी कि अगर एक एंगल मान के चलिए आपको 50 डिग्री का है, तो बचे त्रिभुज के 2 एंगल अंदर के वो भी आपको 50 होने चाहिए। समझ रहे हो, अच्छी बात है। अब आपको ये पता हो त्रिभुज के जो एंगल, मैंने कि ट्रेंगल होता है, अगर मैं ट्रेंगल की बात करूं, इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज में जो एंगल होते हैं इस तरीके से, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अंदर का योग होता है वो 180 होता है, यानी कि 180। अब समकोण के लिए क्या, यानी कि समकोण, इसका मतलब कितने कोण है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 6 18 60। तो इसका मतलब एक कोण कितने का नजर आ रहा है, 60 का, तो दूसरा भी कितने का आएगा, 60 का, तीसरा भी कितने का, 60 का। तो तीनों एंगल कितने के हुए, 60 के। तभी ये कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये यहाँ यही इन शब्दों का यूज कर रहा है इसने, तो अब अच्छे से आप समझ गए होंगे।
तो इसने क्या कहा है, देखिए ये कह रहा है कोई त्रिभुज बनाइएगा। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूं आपको। चलिए एक एक करके डिटेल से समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया है इन्होंने T1 और उसकी क्या भुजा दे रखी है इन्होंने 3 4 5। तो मैं लिख देता हूं 3 4 और ये 5। हमने T1 त्रिभुज की बात कर ली। अब आगे बात कर रहा है T1 जो हमने नाम दे दिया। आगे अगर आप भुजाएं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज, यानी कि एक और समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। ये इसको नाम दिया इन्होंने T2 और इनकी भुजाएं दे रखी है 5 12 13। तो मान लेता हूं ये 5 है, ये 12 है, ये आपकी 13 है। तो इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक आ गया। आ गया भुजाएं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करिए। चलिए विचार ही कर रहे हैं हम, जब से करी क्या रहे, विचार ही कर रहे हैं इसका। तो इसकी हम एंगल एक और बना लेते हैं, यानी कि एक और ट्रायंगल बना देते हैं। इसको नाम दिया इन्होंने T3। अब इसकी भुजा दी है इन्होंने 6 8 और 10। अब कह रहा है T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंधित का मतलब है इसमें समरूप कौन से त्रिभुज है, T1 T2 T2 T3 T3 T1। तो ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले अगर मैं त्रिभुज की बात कर लूं, पहले ही त्रिभुज की, देखिए तो पहला त्रिभुज कौन सा T1 और इन दोनों के देखिए संबंधित का मतलब संबंध होता है दूसरे से। जब हम जुड़ते हैं तो हमें दूसरे से जुड़ना से अपने आप से नहीं। अब इसको इससे कंपेयर करना है, जब भी तो पता चलेगा हमारा ये इसके बराबर कंपेयर है या नहीं है, यानी कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए मैं लिख देता हूं T1 व T2 के लिए क्या लिखूंगा, T1 और T2 के लिए। अगर मैं इनमें इनका जो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो बराबर समरूप है, नहीं तो नहीं है। तो भुजाएं कैसी होंगी, अगर मैं पहले त्रिभुज की पहली ही भुजा लूं इधर की, यानी कि इधर की ऊंची वाली इस तरीके की, तो आप ऐसे ही जाएंगे दूसरे त्रिभुज पे। तो इधर मिली होगी आपको 5, तो इनका जो है रेशियो इक्वल होना चाहिए 3/5। आई होप समझ गए होंगे। जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो ऐसे ही वहां गया। अगर मैं बात करूं ऐसे वाले की, यानी कि इसकी बात करूं, देख रहे हो 4, तो हमारा हाथ ऐसे ही जाएगा तो आपको नजर आएगा कहीं 12। तो ये होगा 4/12। अब अगर नीचे की बात करूं तो नीचे देखो कितना है 5/13। अब एक बात बताइए, क्या ये समान आ रहे हैं, आपको समान दिखने की नहीं है। जब ये समान नहीं है यानी कि बराबर नहीं है तो कट मारो। क्या ये बराबर है, नहीं है तो कट मारो। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज हमारा समरूप नहीं है। कौन सा, अतः आप लिख सकते हैं अतः T1 तथा T2 त्रिभुज समरूप नहीं है। तो लिख लो, अतः मैं लिख दूं माय डियर स्टूडेंट, अतः T1 व T2 त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि T1 और T2 हमारे समरूप नहीं है। अगर नहीं है तो आगे देख लेते हैं। अगर मैं आप T2 और T3 की बात करूं तो चलिए बिल्कुल सेम यही लिखेंगे। भाई इसको मैं लाइन काट दूं, या आप लिख सकते हैं T2 व T3 के लिए। तो चलिए T2 और T3 के लिए लेते हैं। अगर मैं इसकी भुजा लूं 5, तो इसकी कौन सी लूंगा, इसकी, ये कितनी है 6 बराबर। अगर मैं इसकी लूंगा तो इसकी भी लो, ये हो गया 12/8 बराबर। अगर मैं ये लूंगा तो ये हो गया 13/10। अब आप देखोगे ये अब भी बराबर नहीं आने के, अगर आप 4 से काटोगे 4 दूनी 8 4 3 12, ये कटे नहीं और ये भी नहीं कटा है। इसका मतलब तो ये भी बराबर नहीं हुआ और ये भी बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो बिल्कुल लिख सकते हो अतः T2 T3 त्रिभुज समरूप नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने इन दोनों का रिलेशन देखा, इन दोनों का रिलेशन। अब हमारा जो रिलेशन रह गया ये वाला रह गया, यानी कि T1 और T3 का। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो T1 व T3 के लिए इनकी भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है 3, कितनी है माय डियर स्टूडेंट 3। इसके जैसी भुजा कौन सी है 6, चलिए बराबर। अगर मैं इसकी बात करूं 4, ये होगी 4 बटे इसके जैसी कैसे निकल आएगी 8, तो 8 बराबर।
अगर मैं नीचे वाली भुजा की बात करूं कितनी है 5, तो इसमें कितनी है सॉरी 10, कितनी है हमारी डियर स्टूडेंट 10। अब आप देख रहे होंगे इसमें संबंध जो है इक्वल निकल रहा, कैसे? अगर मैं काटूंगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमें दिख रहा है 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब ये बराबर आ गया। और जब ये बराबर आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि जो T1 है और T3 है वह त्रिभुज समरूप है। अतः आप लिखेंगे, अतः T1 व T3 समरूप त्रिभुज है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो के माध्यम से मैंने जो क्वेश्चन में 12 और 13 कराया है बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं, और कमेंट्स क्या करो यार, कुछ भी डाउट रहता है तो डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए हम तत्पर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। पहले नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसका इंट्रोडक्शन होगा, कंप्लीट डिटेल दूंगा, फटाफट उसको देखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।